बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर, क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बेटा, लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। बेटे, तभी मैंने आपको बताया था उसकी तीन बड़ी टाइप्स हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं वो तीन हैं, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। आज मैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अब अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा, इंतहाई तवज्जो से बात सुनिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन का तो आपको पता है क्या होती है, हम बता चुके हैं। मैं दोबारा से रिपीट करने के लिए सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो आपको बता रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन ये है कि द ऑर्बिटल्स विच हैव डिफरेंट, ये लिखना चाह रहा हूं, विच हैव डिफरेंट एनर्जी they have different energy, the orbitals which have different energy, different shape, ये क्या करेंगे? The orbitals which have different energy and different shape intermix to each other, intermixed to each other, develop a new orbitals which have same energy and same shape. These orbitals are known as hybridized orbital and that process is known as hybridization. ये लास्ट लेक्चर हमने पूरा दिया है, किसी को पूछ देखना हो और जो मिस कर गया है वो पीछे पूरे आर्टिकल को इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। ये हाइब्रिडाइजेशन थी। अब हम इसी हाइब्रिडाइजेशन की एक टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना चाहते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेरे बेटा देखो अपने नाम से ही अपने आप को बता रही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आज का मेरा टॉपिक है sp3। इसलिए बेटा मैं ये देखूंगा तो मेरा मकसद ये है कि सबसे पहले sp3 को डिफाइन किया जाए, इसको स्टेट किया जाए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। लफ्ज से ही ज़ाहिर है बेटा, एक s, इसके अंदर क्या है 1s और p कितने हैं? p तो साफ लिखा हुआ है p3, p कितने हैं 3p ऑर्बिटल्स। मेरी बात समझ रहे हैं? sp3 अपने नाम से ही अपने बारे में बता रही है। द ऑर्बिटल्स विच हैव 1s, एक s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स एंड डेवलप 4 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दैट इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 को स्टेट कर रहा हूं, तवज्जो करिएगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s and 3p orbitals are intermixed and develop 4 new hybridized orbital that is known as sp3 hybridization। इसके लिए बेटा जिस तरह आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था, मैं फिर कार्बन को यूज कर रहा हूं ग्राउंड स्टेट पे। ग्राउंड स्टेट में बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में कि क्या होती है। ग्राउंड स्टेट वो होती है कि जिस तरह का आपको कार्बन मिला है वैसे ही उठा के मैंने यहां पे रख दिया है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये कार्बन क्या है ग्राउंड स्टेट पे। अब बेटा इस कार्बन की मैं इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करना चाहता हूं। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करता हूं 1s2 2s2 2px 2py 2pz। देखिए टोटल कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने थे 6, 2 1s में आ गए, 2 2s में आ गए, एक 2px में आ जाएगा, एक 2py में आ जाएगा और 2pz जो है वो 0 रहेगा, खाली रहेगा, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है कार्बन की, कहां पे? जब वो ग्राउंड स्टेट पे थी। किस पे थी बेटे? ग्राउंड स्टेट पे। और हमें पता है
कि इंटरनल शेल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 1s इंटरनल शेल है बेटा, ये देखो ये क्या है आपका इंटरनल शेल, लिहाजा इंटरनल शेल को हम डिस्कस नहीं करते। ये वाला जो है ये आपका एक्सटर्नल शेल है, लिहाजा हम इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में इंटरनल शेल हिस्सा नहीं लेते बल्कि कौन से लेते हैं, एक्सटर्नल शेल लेते हैं। तो बेटे हम क्या करना चाहते हैं, अब ये ऑर्बिटल एक्सटर्नल शेल है बेटे, अब बॉन्डिंग के अंदर इंटरनल शेल हिस्सा नहीं लेता बल्कि कौन सा लेता है, एक्सटर्नल शेल। कौन सा शेल, एक्सटर्नल शेल। अब बेटे तवज्जो कीजिएगा, जो आपका एक्सटर्नल शेल है इसके अंदर एक s है और इस s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2px एक इलेक्ट्रॉन, 2py एक इलेक्ट्रॉन, 2pz 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट पे देखें डिफरेंट ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। इस वजह से हम कह सकते हैं इस पोजीशन पे इनकी जो एनर्जी बनेगी ग्राउंड स्टेट पे, एनर्जी क्या है, डिफरेंट है बेटा। एनर्जी क्या है, डिफरेंट। एक्सटर्नल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, उस वजह से इनकी एनर्जी डिफरेंट है। अब हम इनकी शेप्स की बात करते हैं। तो एस की शेप जो है आपको पता है स्फेरिकल होती है। कैसे होती है, स्फेरिकल। मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं कि पी की जो शेप है, पी सब शेल की, वो डंबल होती है। अब जो पी है ये 3 एक्सिस में हो सकता है, एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है, जी एक्सिस में हो सकता है। तो बेटे 2px डंबल होगा लेकिन एक्स एक्सिस में, 2py डंबल होगा लेकिन वाई एक्सिस में, 2pz डंबल होगा लेकिन z एक्सिस में। मैं यहां पे सीधे बना रहा हूं, आप एक्सिस में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 2px 2py 2pz, ये मैंने इनकी शेप्स दिखाई हैं। ये s की शेप थी, ये 2px की शेप, 2py की शेप, 2pz की शेप। यहां पे देखें कि इनकी एनर्जीज पहले ही डिफरेंट थी, इनकी शेप भी क्या है, डिफरेंट है। यहां पे आप गौर करें तो इनकी जो शेप्स हैं, ये शेप्स ग्राउंड स्टेट पे शेप क्या है बेटे, डिफरेंट। बेटे जब कार्बन आपकी ग्राउंड स्टेट पे है तो बेटे इसका ऑर्बिटल एक्सटर्नल शेल जो है उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी डिफरेंट है और उनकी शेप भी डिफरेंट है। अब हमने क्या करना है, इस कार्बन को, ये वाली जो कार्बन थी, इसको ग्राउंड स्टेट से मूव करना है। कहां पे, एक्साइटेड स्टेट पे। कहां पे लेके जाना है, एक्साइटेड स्टेट पे। जो कार्बन ग्राउंड स्टेट पे थी इसे कहां लेके जाना है, एक्साइटेड स्टेट पे। वो किस तरह से जाएगी बेटा, वो इस तरह से जाएगी कि ये जो 2s है, एक्सटर्नल शेल का पहला सब शेल 2s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है। तो अब ये इंटरनल सब शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और एक्सटर्नल सब शेल में चला जाएगा, यानी कि 2ps से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कहां चला जाएगा, 2pz के अंदर। बात समझ गए हैं। अगर आपने कार्बन को एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना है तो अब हम क्या करेंगे कि इसके इंटरनल सब शेल 2s से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएंगे बाय द एनर्जी, और यहां से ये जंप करके 2pz में चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे आ जाए तो हम इसे कहते हैं कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। और अब इसके जंप करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी कहां से आती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां तक अभी बात समझे कि हमने एनर्जी देनी है या इसने अपनी एनर्जी क्रिएट करनी है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे पहुंच जाएगा और आपका जो कार्बन है वो कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो अब जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है तो अब इसी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करनी है। 1s इसको हमने किया ही कुछ नहीं है बेटे, ये इंटरनल शेल था, वैसे का वैसे ही लिख दिया इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन के लिए। 2s, तो बेटा गौर करो कि 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने की इसकी एक्साइटेड स्टेट, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, जंप। वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे पहुंच चुका है। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए, 1। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 1। इसका 1 इलेक्ट्रॉन कहां गया, कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके आए, वो कार्बन यहां से जंप करके 2pz में जा चुका है। आगे जी 2px
में एक इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन क्या आ गई बेटे जी, एक्साइटेड स्टेट। ये कार्बन की कहां पे कर दी, इलेक्ट्रो कन्फिगरेशन एक्साइटेड स्टेट पे। तो हम ये कहते हैं कि ये वाला जो हमारा S है इसको तो हम स्टडी नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये इंटरनल शेल है, बात सिर्फ एक्सटर्नल शेल की है। अब यहां से देखें, हम पढ़े sp3, एक S और 3p, यानी कि एक S, देखें यही बात हमने डेफिनेशन में की थी, एक S, 1 2 3, 3p आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, एक S और 3p आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे। अब जब ये एक दूसरे 1s और 3p आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो बेटे जो ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल बन रहे हैं वो कितने बनेंगे, 4। देखें 1 2 3 4। अब यहां पे जाके देखें ये जो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये वाला, ये चारों, इनमें क्या होगा, S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। अब सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बेटे इनकी एनर्जी भी सेम है। बेटा इनकी एनर्जी भी क्या हो गई है, सेम हो गई है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम थे। हमने बात की है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये क्या करेंगे, इंटरमिक्स कर जाएंगे। बेटा क्या करेंगे, इंटरमिक्स कर जाएंगे। जब इंटरमिक्स करेंगे तो इन सब की शेप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अब शेप किस तरह की बनेगी, बेटा इस तरह की शेप डेवलप हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, दोबारा से सुन ले क्योंकि इसके बाद हमने आगे मूव कर जाना है। हमारे पास कार्बन थी ग्राउंड स्टेट पे, हमने इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन की, इंटरनल शेल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, हमने एक्सटर्नल शेल की बात करनी है। एक्सटर्नल शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में 0। अब यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, लिहाजा हमने कहा था कि इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, डिफरेंट है। जब एनर्जी डिफरेंट है तो बेटे इनकी शेप्स भी डिफरेंट है, स्फेरिकल, डंबल एक्स एक्सिस में, डंबल वाई एक्सिस में, डंबल जी एक्सिस में, शेप्स बेटा क्या है, डिफरेंट है। अब हमने इस ग्राउंड स्टेट को उठा के कहां ले आए हैं, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में ये किस तरह से आया, हमने से एनर्जी दी है और 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला गया। ये देखें इंटरनल शेल वैसे का वैसे ही, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक जंप करके यहां पे पहुंच गया, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। हम sp3 पढ़ रहे हैं इसलिए एक s और 3p सबकी एनर्जी क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। जब इनकी एनर्जी सेम हो चुकी है तो यहां पे देखें 4 ऑर्बिटल नए बने हैं, इनकी जो शेप है वो भी क्या हो गई है, सेम हो गई है। इनकी एनर्जी भी सेम हो गई और इनकी शेप भी क्या हो गई है, सेम हो गई है। अब देखो कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने, 1 2 3 4, हमने यही बात कही थी, एक s और 3p इंटरमिक्स होंगे और 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, इससे हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखें जी, इस एक ऑर्बिटल को देखें तो बेटा आपको यह बात पता चलेगी कि ये एक sp3 ऑर्बिटल है। ये क्या है, sp3 ऑर्बिटल। इसका मतलब यह है कि इस ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर शामिल है, 25% s कैरेक्टर शामिल है और 75% p कैरेक्टर मौजूद है। इसके अंदर 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर मौजूद है। इसी तरह इन चारों में यही है, ये भी sp3, ये भी sp3, इसमें भी 25% s कैरेक्टर, इसमें भी 25% p कैरेक्टर, ये भी sp3, इसमें भी 25% s कैरेक्टर, 75% p कैरेक्टर, ये भी sp3, इसमें भी 25% s कैरेक्टर और 75% p कैरेक्टर। बेटा यहां तक थी हमारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डेवलप हो गए हैं, किसके लिए, sp3 के लिए। अब अगर हम बात करें किसी एक एग्जांपल की कि sp3 हमारे कहां पे यूज होती है, तो याद रखें कि sp3 अल्केन्स में यूज होती है। मैं अल्केन को एक एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहा हूं। अब अल्केन क्या होती है, वक्त के साथ हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ये आपको पता होगा कि अल्केन वो होती है जहां कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जहां कार्बन और कार्बन के दरमियान में ये एक बॉन्ड पाया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को अल्केन बोलते हैं।
तो इसकी एक एग्जांपल मैं समझाने के लिए जो यूज कर रहा हूं वो आपकी इथेन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर मैं हाइब्रिडाइजेशन को अप्लाई करना चाह रहा हूं। तो बेटे गौर करें, यहां पे एक कार्बन है। पहले इसका हम जो आम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं वो लिखता हूं। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, सिंगल बॉन्ड। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अक्सर बनाते हैं। अब हमने इसका हाइब्रिडाइज शेप बनानी है कि हाइब्रिडाइजेशन को इसके ऊपर मैं अप्लाई करने लगा हूं। जो एग्जांपल है वो इथेन है। तो अब देखें, हमारे पास एक कार्बन है। क्या है बेटा जी? एक कार्बन। एक कार्बन के कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है? 1 2 3 4। तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मैंने यहां पे बना दिए इसके। ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। हर किसी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एनी प्रॉब्लम? ये मैंने इनके क्या बना दिए? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन आपको शो करवाए हैं, आपका जी चाहे तो यहां पे शो करवा लें, ना करवाएं तो ये डैम श्योर है कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको शो करवाने की खास जरूरत नहीं। अगर करवा लें तो अच्छी बात है, ना करवाएं तो कोई खास बात नहीं है। ये एक कार्बन के 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमने बना लिए, ये वाली गई। अब इसके साथ दूसरी कार्बन है, इसके भी क्या है? 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये कार्बन, इसका जो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो इसके इस ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा? हेड टू हेड ओवरलैप कर जाएगा। इसका एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इस कार्बन का ये वाला हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये आपस में यहां पे क्या करेंगे? हेड टू हेड ओवरलैप। यहां पे इसका दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहां पे ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहां पे ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। पहले ये समझे यहां पे क्या हुआ है। इस कार्बन का ये ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप हुआ है दूसरी कार्बन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। इस कार्बन का एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इस कार्बन का एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दोनों आपस में क्या हुए? हेड टू हेड ओवरलैप हुए। तो अब ये जब ये हेड टू हेड ओवरलैप हुए तो ये वाला बॉन्ड, तो ये ओवरलैपिंग से क्या बना है? बॉन्ड बना है। हम इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड। ये जो इस कार्बन का एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक इस कार्बन का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दोनों हेड टू हेड ओवरलैप हुए और ये क्या बना? सिग्मा बॉन्ड। और बेटे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब सवाल ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है? अच्छा बेटे, आप अक्सर किताबों में पढ़ते हो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। तो हम कहते हैं दो आपके ऑर्बिटल जो हैं इनकी हेड टू हेड ओवरलैप हुई है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है और ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अब इसके स्ट्रॉन्ग होने की एक और वजह है जो बहुत अहम है और ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिक सी वजह है जो हमें अक्सर औकात नहीं पता होती, वो ये है, देखें इस कार्बन का यहां पे ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। अब इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जब इस तरह का बॉन्ड बने कि बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस आए, कहां पे आए बेटा? बिटवीन द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा बॉन्ड के अंदर, ये वाले इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान में है। चूंकि ये बिटवीन द न्यूक्लियस है, लिहाजा इस तरफ से भी न्यूक्लियस ने कैप्चर किया हुआ है, इस तरफ से भी न्यूक्लियस ने कैप्चर किया हुआ है। तो अब ये वाला जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। अच्छा बेटे, अब इन तीनों के साथ हाइड्रोजन है, यहां पे भी तीनों के साथ हाइड्रोजन है। आप इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर लें, नहीं करें तो कोई बात नहीं। अगर अब हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखें, 1s1, तो इसकी ग्राउंड स्टेट भी यही होगी, एक्साइटेड स्टेट भी यही होगी, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी यही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक है तो ये चेंज तो होगा नहीं। तो अब s की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाला एक स्फेरिकल इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर जाएगा, यहां पे हेड टू हेड ओवरलैप हो जाएगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, इस तरह सारे हाइड्रोजन यहां पे क्या कर जाएंगे? हेड टू हेड ओवरलैप कर जाएंगे और यहां पे भी ये एक सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपकी इथेन की एक एग्जांपल थी जिसको sp3 से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड क्या है? सिग्मा।
क्योंकि यहां पे भी देखो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहां पे होगा तो ये फिर अब जो इलेक्ट्रॉन है बिटवीन द न्यूक्लियस हो गए हैं, तो ये भी क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुआ, हेड टू हेड ओवरलैप हुई है, इस वजह से भी क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुआ। इसीलिए हम अल्केन को, आपको याद होगा जो बच्चे पढ़ते हैं और अल्केन को समझते हैं वो पैराफीन है, नॉन रिएक्टिव है, तो यहां से हमें इसके पैराफीन होने की समझ लगती है, पैराफीन होने की समझ लगती है, यानी कि लेस रिएक्टिव होने की समझ लगती है। हम अल्केन को लेस रिएक्टिव कहते हैं। अब हमें पता चलता है कि लेस रिएक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्केन जब बनती है, इथेन जब बनती है, तो इसके सारे बॉन्ड जो हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, मजबूत बॉन्ड होते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से ये क्या होती है, आपकी लेस रिएक्टिव होती है। क्या होती है, लेस रिएक्टिव। अब दो चार इंफॉर्मेशन हैं कि sp3 जो हमने आर्टिकल पढ़ा है ये मैंने अल्केन के अंदर अप्लाई किया है, तो यहां पे इसका जो एंगल है, ये बहुत अहम चीज है, आपको बतानी है। इसका जो एंगल है बेटा वो 109.5 डिग्री का होगा। इसकी जियोमेट्री बेटा टेट्राहेड्रल होती है। ये दो हाइडिंग्स हो गई, एंगल 109.5, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, और इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड एक बहुत अहम हाइडिंग है जो आप दें इसके अंदर, जो अक्सर हम मिस करते हैं कि टाइप ऑफ बॉन्ड, कितनी तरह का बॉन्ड होता है, तो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सिर्फ एक तरह का। और अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या होता है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोई पूछे स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, तो ये उसकी वजह है कि हेड टू हेड ओवरलैप होता है, और दूसरी उसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस जो है वो बिटवीन द इलेक्ट्रॉन जो है वो बिटवीन द न्यूक्लियस होते हैं, इस वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अच्छा बेटा ये sp3 थी, अगर ये आपके पेपर में आती है या आपको असाइनमेंट के तौर पे किसी टीचर को देनी होती है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो बेटा इसके तरीका अगर ये है कि अगर ये कहीं असाइनमेंट देनी पड़ गई, आपको कोई पेपर प्रेजेंट करना पड़ गया है, कई प्रेजेंटेशन देनी पड़ गई है, तो आपने करना क्या है, तो बेटे सबसे पहले आपने जो sp3 है, इससे पहले हमारा लास्ट लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन का था, तो वहां से आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन सबसे पहले लिखनी है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, उसके बाद आपको बताना है sp3। तो sp3 को बाद में ये स्टेटमेंट करनी है जो मैंने यहां पे की है कि 1s 3p इंटरमिक्स करेंगे, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। फिर आपने ग्राउंड स्टेट की, यहां पे आपकी स्टेटमेंट की हाइडिंग आ जाएगी, स्टेटमेंट की हाइडिंग के बाद ग्राउंड स्टेट की हाइडिंग, ग्राउंड स्टेट के बाद आप ये जब दोनों चीजें कर चुकेंगे, ये जो मैंने लिखा एनर्जी डिफरेंट, शेप डिफरेंट, तो यहां पे स्टेटमेंट में लिख देंगे कि दीज ऑर्बिटल आर हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी। उसके बाद आप एक्साइटेड स्टेट की हाइडिंग देंगे, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करेंगे, फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि डेवलप अ न्यू ऑर्बिटल विच हैव सेम एनर्जी एंड सेम शेप, दीज ऑर्बिटल आर नोन एज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। फिर आप लिखेंगे कि ये sp3 है, कितने परसेंट s करैक्टर है, कितने परसेंट p करैक्टर है, ये बताएंगे। फिर आप कहेंगे एग्जांपल के तौर पे अल्केन यूज कर रहे हैं, आप बताएंगे कि सिंगल बॉन्ड में होता है, फिर आप इसकी एग्जांपल को, ये डायग्राम जो है इसको अच्छी तरह से एलैबोरेट करेंगे, फिर आप बताएंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका एंगल क्या है, और बॉन्ड कौन से पाए जाते हैं, और बॉन्ड जब सिग्मा कहेंगे तो साथ कहेंगे ये बॉन्ड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग होने की रीजन बताएंगे, तो इसके साथ आपकी sp3 कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कोई आर्टिकल जो आपने पढ़ना हो, जो आपको समझना हो, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम बताएंगे। इसके अलावा इस पूरे आर्टिकल में आपको कोई चीज़ समझना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप हमारे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।